वेलकम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की एक एप्लीकेशन पढ़ते हैं, ट्रैप पार्टिकल, या इसको हम पार्टिकल इन ए बॉक्स भी कहते हैं। हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर एक पार्टिकल रखा हुआ है। इस बॉक्स का जो लेंथ है वो L है, ठीक है। अब इस हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर मूव कर रहा है, लेकिन ये पार्टिकल इस बॉक्स से बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ पे अगर आप इस बॉक्स के वॉल पे देखें तो इन्फिनिटी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्टिकल है इस बॉक्स से बाहर नहीं निकल सकता। ये पार्टिकल इस बॉक्स में कन्फाइंड है। तो इस बॉक्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो पार्टिकल के पास है, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो है। अब अगर इस दूसरे डायग्राम में देख लें तो वॉल्स के बाहर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इन्फिनिटी है, और जो बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। अगर हम इस वाली लोकेशन को x = 0 मान लें और इस वाले वॉल को x = L मान लें, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉक्स का जो लेंथ है वो L के बराबर है। अब हम श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 3 रीजन हैं। रीजन 1 के अंदर पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिट है। रीजन 2 के अंदर, जिसको हम बॉक्स कहते हैं, बॉक्स का अंदर वाली साइड जिसमें पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर है। इसी तरह रीजन 3 के अंदर पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिट है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो पार्टिकल है वो 0 और L के दरमियान हो सकता है, और ये जो रीजन 1 है और रीजन 3 है इसमें पार्टिकल लाई नहीं करता। मीन्स कि वो पार्टिकल कन्फाइन है रीजन 2 के अंदर। तो हम रीजन 2 के अंदर उस पार्टिकल की मोशन को स्टडी करेंगे। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली लिख ले तो मैथमेटिकली वी x = 0 फॉर x greater than 0 and x less than L, and Vx = infinity for x greater than or equal to L and x less than or equal to 0। मीन्स कि रीजन 1 और रीजन 3 के अंदर V इन्फिनिटी है और रीजन 2 के अंदर Vx 0 है। तो इस रीजन के अंदर हम पार्टिकल की मोशन को स्टडी करेंगे, जिसमें पार्टिकल के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर होगी। अगर हम क्लासिकल फिज़िक्स की बात करें तो क्लासिकल फिज़िक्स के मुताबिक वो पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर किसी भी जगह हो सकता है, और जहाँ पे हम न्यूटन लॉस को यूज़ करेंगे। लेकिन क्वांटम फिज़िक्स के मुताबिक वो पार्टिकल, उस पार्टिकल को हम एक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे, और किसी जगह पे उस पार्टिकल के होने के लिए चांस ज़्यादा होगा और किसी जगह पे उस पार्टिकल के होने के लिए चांस कम होगा। मीन्स कि क्वांटम फिज़िक्स में हम उस पार्टिकल के लिए वेव फंक्शन फाइंड करेंगे और वहाँ से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो किसी पॉइंट पे उस बॉक्स के अंदर लाई करता है। तो हम यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को हम यूँ लिख लेते हैं, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था। यहाँ पे अगर साई जो है वो वेव फंक्शन है, Vx यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है और E हमारे पास टोटल एनर्जी है। तो ये जो पार्ट है ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ये पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अब हम
अगर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को हम लिख लें तो ये हमारे पास इस तरह आ सकता है। अब अगर इसको हम रीजन 1 और रीजन 3 पे अप्लाई कर लें तो रीजन 1 और रीजन 3 के अंदर पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी है, तो इस इक्वेशन के अंदर वी एक्स की जगह हम इन्फिनिटी पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ये टर्म तो हमारे पास, ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, ये सारी इक्वेशन हमारे पास इन्फिनिट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस रीजन में, रीजन 1 और रीजन 3 में वो पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन अनडिफाइन हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ रीजन 2 के अंदर हम पार्टिकल को स्टडी कर सकते हैं। अब अगर हम रीजन 2 की बात करें तो रीजन 2 के अंदर पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो है, तो वी एक्स को जब हम इस इक्वेशन में ज़ीरो पुट कर लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन इसमें सिंप्लीफाई हो जाएगी। अब हम वेव फंक्शन को फाइंड कर लेते हैं। तो वेव फंक्शन को हम किस तरह फाइंड कर लेंगे, अब जो लास्ट इक्वेशन हमारे पास आई थी वो हमारे पास ये है। इस इक्वेशन से हम माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देख ले तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें जो इसमें साई एक्स है ये वेव फंक्शन है, ई टोटल एनर्जी है और साई वेव फंक्शन है, एम मास ऑफ द पार्टिकल है और एच कट प्लांक रिड्यूस कांस्टेंट है। यहाँ पे हम 2m एच कट स्क्वायर को के स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, जहाँ पे के स्क्वायर इज इक्वल टू 2m डिवाइडेड बाय एच कट स्क्वायर है। तो ये हमारे पास एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर हमारे पास एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो हम उसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिख लेते हैं, साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, मीन्स कि ये इसका सोल्यूशन है जो कि हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा। अब हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। बाउंड्री कंडीशन से क्या मतलब है, x इज इक्वल टू 0। अगर हम पिछले वाले डायग्राम में देख लें कि x इज इक्वल टू 0 ये पॉइंट है और x इज इक्वल टू l ये पॉइंट है। तो अब आगे चलते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पे साई की वैल्यू 0 होगी, मीन्स कि उस वाल पे वो पार्टिकल नहीं होगा। तो जब वाल पे पार्टिकल नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वहाँ पे वेव फंक्शन वेनिश करेगा, साई इज इक्वल टू 0 आएगा। तो x इज इक्वल टू 0, साई इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक बाउंड्री कंडीशन आ गई। तो जब हम इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, तो साइन 0 के बराबर है और कास 0 1 के बराबर है। तो यहाँ से ये फैक्टर 0 हो जाएगा और b की वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगी। तो b की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। अब जो दूसरी कंडीशन ये है कि x इज इक्वल टू एल पे, कि बॉक्स का जो दूसरा वाल है वहाँ पे साइज 0, मीन्स कि उस वाल पे भी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी 0 है, या वेव फंक्शन वहाँ पे वेनिश करता है कि पार्टिकल उस वाल पे लाई नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास दूसरी कंडीशन है। जब हम ये कंडीशन यूज़ कर लेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो b की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की जो कि 0 है। तो यहाँ पे a साइन के एक्स, तो x की जगह जब हम l यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब इस इक्वेशन में a तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन के l 0 के बराबर होगा। तो साइन के l 0 का बराबर होने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो साइन के एल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो सकता है, तभी ये साइन के एल 0 के बराबर आएगा। क्योंकि जब ये एन की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो पाई आ जाएगा और साइन पाई इज इक्वल टू 0। जब n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा और साइन 2 पाई की वैल्यू 0। तो ये इक्वलिटी तब एग्जिस्ट करती है जब के एल की वैल्यू को हम n पाई लिखेंगे। तो यहाँ से हम
के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब अगर हम लास्ट स्लाइड से निकाल कर ले तो वहाँ पे हमने के स्क्वेयर को 2me डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वेयर इससे हमने रिप्लेस किया था। तो यहाँ के इस इक्वलिटी से हम के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और इस इक्वेशन में के की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी। ई इज इक्वल टू के स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर 2m। जब के की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ई की वैल्यू के स्क्वेयर एच स्क्वेयर 2m 4 पाई स्क्वेयर आ जाएगी। यहाँ पे एच कट को हमने एच डिवाइडेड बाई 2 पाई से रिप्लेस किया हुआ है। अब जब k की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे k इज इक्वल टू एन पाई डिवाइडेड बाई एल तो हमारे पास e की वैल्यू ये आ जाएगी। अब चूंकि यहाँ पे n आप लोगों को नज़र आ रहा है तो हम e के साथ एक छोटा सा n लिख लेते हैं कि ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एट एम एल स्क्वेयर। यहाँ पे जो n है n को हम कहते हैं क्वांटम नंबर और n की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है 1 2 3। n हमारे पास एक इंटीजर है और n की पॉसिबल वैल्यूज़ 1 2 3 हो सकती है। जब यहाँ पे हम n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे n स्क्वेयर n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वेयर 1 के बराबर आ जाएगा तो h स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 8ml स्क्वेयर। तो ये हमारे पास एक लोवेस्ट एनर्जी आ जाएगी जिसको हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी भी कह लेते हैं। तो मिनिमम एनर्जी यहाँ पे इस पार्टिकल के लिए n इज इक्वल टू 1 जब हम पुट करेंगे तो मिनिमम एनर्जी आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक लोवेस्ट एनर्जी स्टेट आ जाएगी जिसको हम ग्राउंड स्टेट कह लेते हैं। जब हम इससे हाई स्टेट के लिए एनर्जी फाइंड करेंगे तो n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। इस तरह हम पुट करके हम हाई एनर्जी स्टेट हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पार्टिकल एक बॉक्स के अंदर कन्फाइंड होगा तो उसकी सर्टेन एनर्जीज होगी, ठीक है। वो सर्टेन एनर्जीज हमारे पास ये ई एन से आ जाएगी। इसी तरह हम अब वेव फंक्शन, तो उस पार्टिकल के लिए जो वेव फंक्शन है उसको हम ये लिख लेते हैं। हमारे पास ये आ जाएगा जिस तरह ये वेव फंक्शन की हमने वैल्यू फाइंड की थी तो उसमें b जब 0 रखेंगे और k की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वेव फंक्शन की ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज़ ए यहाँ पे क्या है। तो इस ए हमारे पास एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब लास्ट लेक्चर में हमने एक कंडीशन पढ़ी थी जिसको हमने कहा था कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो कोई भी वेव फंक्शन जो उस नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को ओबे करेगा उसको हम कहेंगे कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। तो वो कंडीशन हमारे पास ये थी, अगर हम इस 0 और l के दरमियान हम इस वेव फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो इसका मतलब है ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो 0 और l के दरमियान तो वो पार्टिकल लाई करता है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे पार्टिकल के होने के लिए मैक्सिमम चांस हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के मुताबिक ये इंटीग्रल हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमम होना चाहिए। तो जब हम इस यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे साइन के एक्स स्क्वेयर और ये इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह आ जाएगा। इस इंटीग्रल में जब हम इंटीग्रेशन लिमिट 0 और 1 पुट कर लेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय l। तो a की वैल्यू ये हमारे पास आ जाएगी। ये a की वैल्यू हम इस वेव फंक्शन के अंदर पुट कर देते हैं तो हमारे पास नॉर्मलाइज वेव फंक्शन आ जाएगी। सेकंड रीजन 2 के लिए साई इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय l साइन n पाई x डिवाइडेड बाय l। तो ये हमारे पास पार्टिकल के जो बॉक्स के अंदर जो पार्टिकल हमने कंसिडर किया उसका वेव फंक्शन है। अब हम इस वेव फंक्शन को
ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे लोवेस्ट स्टेट के लिए n इज इक्वल टू 1, तो लोवेस्ट स्टेट जब हम n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो इस वेव फंक्शन को हम ग्राफिकली यूँ रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे देख लें तो जहाँ पे वेव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है उसको हम एंटी नोड कह लेते हैं, ठीक है। अब n इज इक्वल टू 2 में 2 के लिए ये वेव फंक्शन हमारे पास इस तरह आ जाएगी। अगर आप इसको देख ले तो यहाँ पे 2 एंटी नोड्स हैं। तो इसको याद रखने के लिए ये है कि जितना क्वांटम नंबर n होगा उतने ही वेव फंक्शन में एंटी नोड आ जाएंगे। यहाँ पे अगर n इज इक्वल टू 3 के लिए देख ले तो इसमें एंटी नोड की तादाद 3 है। इसी तरह n इज इक्वल टू 4 में एंटी नोड की तादाद 4 है। तो ये हमारे पास साई फंक्शन को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। अब अगर हम बॉर्न इंटरप्रिटेशन को यूज़ करें तो बॉर्न इंटरप्रिटेशन के मुताबिक अगर हम इस वेव फंक्शन का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि क्या चांस है कि वो पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर लाई करता है। तो किसी भी पॉइंट पर उस पार्टिकल के होने के लिए कितना चांस हो सकता है उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और उस प्रोबेबिलिटी को हम यूँ बॉर्न इंटरप्रिटेशन के मुताबिक उस प्रोबेबिलिटी को हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं कि जब हम वेव फंक्शन का स्क्वायर ले लेंगे तो वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो n इज इक्वल टू 1 स्टेट के लिए वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमारे पास ये आ जाएगा। n इज इक्वल टू 2 के लिए वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमारे पास ये आ जाएगा। जहाँ पे एंटी नोड है वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को शो करता है, मींस कि इस पोजीशन पे वो पार्टिकल उस पार्टिकल के होने के लिए चांस मैक्सिमम हो सकता है। इसी तरह n इज इक्वल टू 2 पे ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो सकता है। अगर आप इसको देख ले तो यहाँ पे 2 जगहों पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है और 3 जगहों पर प्रोबेबिलिटी मिनिमम है, मींस कि 2 जगहों पर वो पार्टिकल उस पार्टिकल का मैक्सिमम चांस है और 3 जगहों पर उस पार्टिकल का मिनिमम चांस है। इसी तरह n इज इक्वल टू 3 पे देख ले तो यहाँ पे 3 एंटी नोड है, मींस कि 3 मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाली पोजीशन है। इसी तरह n इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने एक बॉक्स के अंदर एक पार्टिकल स्टडी किया, जिसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है अगर हम आज के लेक्चर को समराइज़ करें वो ये है कि हमने श्रोडिंगर इक्वेशन की एप्लीकेशन पढ़ी, जिसमें हमने एक पार्टिकल को एक बॉक्स के अंदर कंसिडर किया कि वो पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर कन्फाइंड है और इस बॉक्स के अंदर उस पार्टिकल के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। दूसरी बात ये कि ये पार्टिकल इस बॉक्स से बाहर नहीं निकल सकता। इसका मतलब है कि ये पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर कन्फाइन है। तो इस कन्फाइनमेंट को शो करने के लिए हमने इस वाल्स को इन्फिनिट रखा है कि ये वाल हमारे पास इन्फिनिट है और ये पार्टिकल इस वाल को क्रॉस नहीं कर सकता। तीसरी बात ये कि हमने इस पार्टिकल के लिए एनर्जी कैलकुलेट की और वेव फंक्शन हमने कैलकुलेट किया। यहाँ पे अगर आप तो देख लें तो ये हमने यहाँ पे एक एनर्जी एक्सप्रेशन ये कैलकुलेट की उस पार्टिकल के लिए। ये हमने देखा कि उस पार्टिकल के पास सर्टन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स है या क्वांटाइज एनर्जीज हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि हमने उस पार्टिकल के लिए वेव फंक्शन हमने फाइंड किया। तो आप लोग ये दोनों इक्वेशन आप लोगों ने याद रखते हैं। थैंक यू।